और जनता की जो आस्था है उन संस्थाओं के अंदर वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, ये उस बात का चुनाव है। ये चुनाव में लगातार भाजपा के नेताओं को आके ये बोलना पड़ रहा है कि हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को आके खंडन क्यों करना पड़ता है, ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है। आज से पहले जो प्रधानमंत्री बड़ी सरकारें थी, राजीव गांधी जी के पास 400 से ज़्यादा सांसद थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे या आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये भाजपा और उनके जो वायुमंडल है वहीं से ये बातें निकली हैं और सरकार और सत्ताधारी दल के अंदर से आवाज़ें उभरी, सवाल उठे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर। इसीलिए पॉलिटिकली बैकफुट पे आते हुए भाजपा ने अब खंडन किया है और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देना चाहते हैं, हम किसानों के जो फसल खरीद होती है एमएसपी पे कानून बनाना चाहते हैं, हम नरेगा का जो भुगतान है अभी 200-250 रुपये प्रतिदिन होता है, हम भुगतान को 400 रुपये करना चाहते हैं। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, उन खाली पदों को केंद्र सरकार के उन पदों को भरना चाहते हैं। तो हमारा मैनिफेस्टो बड़ा स्पष्ट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है, महिला, किसान, श्रमिक उन लोगों के ध्यान को रखकर बनाया गया है। और मैं इतना कह सकता हूं कि जिन जिन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है उन तमाम राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है और जो हमारे गठबंधन है इंडिया अलायंस का, विशेष रूप से बिहार में, महाराष्ट्र में, बाकी राज्यों के अंदर हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। 4 जून को मतगणना होगी और मुझे लगता है कि ये बदलाव का चुनाव है। जनता ऊब चुकी है उन्हीं जुमलों से, उन्हीं आश्वासन और वादों से। और साथियों, बड़ा अजीब है कि अभी तक ऐसा होता था, विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता था। पहली बार देखा है कि सत्ताधारी दल और सरकार विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस पे आरोप लगा। आज भी नेहरू जी को लेकर, इंदिरा जी को लेकर, राजीव गांधी जी को लेकर चर्चाएं की जाती हैं। 50 के दशक में क्या हुआ, 60 के दशक में क्या हुआ, लेकिन आपने इन 10 सालों में क्या किया उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, जब विपक्ष में थे तो तमाम आर्थिक नीतियों का विरोध करते थे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जब हमने बात की एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिटेल और डिफेंस में, उसका विरोध किया, आज समर्थन कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में मैं मंत्री था, हम लोगों ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चालू किया, उसका विरोध इन्होंने किया। हमने जीएसटी को चालू करना चाहा, उसका विरोध किया। हमने इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील किया, उसका इन्होंने विरोध किया। डब्ल्यूटीओ का विरोध करते थे तो, और स्वदेशी जागरण मंच तो बोलता था कि डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाइए। तो तमाम जो आर्थिक मुद्दे थे, और ये आधार कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ब्रॉडबैंड टू द विलेजेस, आईटी रेवोल्यूशन, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, जिसकी आज ये सरकार बहुत बखान करती है, ये सब कांग्रेस की सोच की परिकल्पना का परिणाम है। इसलिए ये तो श्रेय लेना जानते हैं, लेकिन 10 साल में इतना बड़ा मुल्क है, बहुत संभावनाएं थी और हम तो चाहते थे कि ये देश की जो जीडीपी ग्रोथ हो वो 9%, 10% हो, उससे बहुत कम हो पाई है। तो ये सरकार से लोगों का मन उठ चुका है और इस प्रदेश के अंदर जो पर्दे के पीछे खेल होता था, अब चुनाव के प्रचार के माध्यम से सब खेल बाहर आ गया है कि दोनों दल एक ही हैं। इन्होंने बड़े चालाकी और तरीके से अपने टिकट वितरण करे हैं विधानसभा लोकसभा के, एक अंडरस्टैंडिंग करके की है। तो बीजेडी को वोट डालना मतलब बीजेपी को वोट डालना है, जनता समझ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी तमाम दबावों के बाद सारी केंद्र सरकार की एजेंसीज विपक्ष को दबाने का काम कर रही हैं, संसाधनों को, बैंक खातों को फ्रीज करने का काम किया। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग इस प्रदेश के अंदर ताकत से, मजबूती से और जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे और पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगा विधानसभा में, और लोकसभा के अंदर जो इंडिया अलायंस को संख्या की ज़रूरत है बहुमत साबित करने के लिए, उतना संख्याबल हमको मिलेगा जब 4 जून को मतगणना होगी। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो मैं बोल दूंगा यार, बोल दूंगा। हाँ जी, क्या करें?
एक एक देश में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा, इसका बेसिस क्या है? बेसिस ये है कि 2019 में जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज हम लोग इकट्ठा इंडिया अलायंस में लेकर आए हैं, उन पार्टीज़ का वोट शेयर और परफॉर्मेंस देखेंगे 2019 का, तो लगभग 65%, 65% वोट शेयर था उन तमाम दलों का जो आज इंडिया अलायंस में है। आप जानते हैं जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ तब अचानक बीजेपी को लगा कि हमें एनडीए बनाना है, तो आनन फानन में लोगों को इकट्ठा किया और एनडीए का गठन किया। 2019 में भी एनडीए को मात्र 38 या 36% वोट मिला था, अदर्स को ज़्यादा मिला था। तो हमारे तमाम साथियों के वोट शेयर को आप जोड़ लेंगे तो वो बहुमत से काफ़ी अधिक है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो बदलाव हो रहा है, जो मैंने एक जगह पहले भी कहा था, भाजपा का दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, ये बीजेपी का रहेगा। और राजस्थान जहाँ से मैं आता हूँ, मैं प्रभारी छत्तीसगढ़ का हूँ, दोनों स्टेट्स के अंदर बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। और हम लोगों ने हमारे जो कैंडिडेट सिलेक्शन है, हमारा मीडिया नैरेटिव है, हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा कैंपेन है, पूरी ताकत के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी के रायबरेली से चुनाव लड़ने से ना सिर्फ इंडिया अलायंस को फ़ायदा हुआ है, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को बहुत लाभ मिला है। और ऊर्जा से हमारा जो कांग्रेस कार्यकर्ता था वो मोटिवेट होकर और मेहनत कर रहा है। हमारे उम्मीदवार सबसे नौजवान छात्र संघ हमारे नेता हैं, ये उम्मीदवार इनको बनाए भुवनेश्वर से। तो कांग्रेस ने हमेशा ही नौजवानों को आगे लाने का काम किया, उसका लाभ हम लोगों को इस चुनाव में मिलेगा। बालेश्वर में गए थे, ग्राउंड में गए थे बालेश्वर में, यहाँ पे भी भुवनेश्वर में नौजवान जैसे नवाज, आपको क्या लगता है उड़ीसा में आपका विधायक कैसे बहुमत मिलेगा यहाँ पे? देखिए, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, परिणाम आने के बाद पता पड़ेगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि विधानसभा के जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस पार्टी को अधिकांश लोग मत देकर हमें जिताने का काम करने वाले हैं। Rajnath Singh especially told me in his personal interview that Congress has changed the constitutions 80 times. Even if the Congress has changed the preambles of the constitution so many times. What is your reaction? So, in a parliamentary democracy, to amend the constitution time and again has never raised any doubts. It is for the first time that doubts are being raised because of the intention of the ruling dispensation. To my mind, previous governments, even non-Congress governments, there were no allegations of backroom maneuvers to somehow tinker with the reservation issue. And in Odisha, it's much more pertinent. A large portion of this population in the state belongs to the SC, ST, OBC communities. And we have said that people who live outside the mainstream, they have to be brought into the mainstream. For that, we must give them support, whatever is provided within the constitution. My question is the following. Why is it that during this government's tenure, these questions are being raised? Was Vajpayee ji not Prime Minister of India with the NDA government? There were no questions raised when he was heading the government. In this government, they want 300 par, 400 par. Then counter question comes, what is the requirement for that? I feel that there is a thinking in the ruling dispensation. There are some important voices which have raised questions about the sanctity and the longevity of the reservation given by the constitution, and that is why leaders of the BJP have to come out time and again on public platforms and defend and keep denying that there will be no change. But doubts are not raised by the Congress party. It is their party leaders who have said many things, and people of India asking questions. We as responsible opposition parties are within a right to ask the question that people want the answers to. सचिन जी, बात ऐसा है कि सूत्र के अनुसार अगर बीजेपी और बीजेडी जो टिप्पणियों का जो चुनाव हो रहा है, तो इसमें अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो बीजेडी जब आपके साथ मिलकर अगर सरकार बना, दादा त्रिकोणीय नहीं है, वही कह रहा हूँ, दो कोणीय है, वो दोनों एक ही है, ट्राइंगल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अच्छा है पूरा, बिहाइंड क्लोज डोर्स बीजेडी बीजेपी का वो दोनों एक ही हैं, और वो चुनाव के पहले भी एक थे, चुनाव के बाद भी एक रहेंगे, ये मानता हूँ। संविधान जब हुआ था तब जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता था। अभी बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं आप लोग पर कि कांग्रेस जब आएगी और किसी और स्टेट में धर्म के आधार पर आप आरक्षण लगा रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है, धर्म के आधार पर कहीं पर भी इजाज़त नहीं दी है, ना संविधान में ना कानून में है। और कांग्रेस पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है, ये हमारे विरोधी दल
जानबूझ के भ्रम फैलाने का काम करते हैं। संविधान में जो प्रावधान है उसके आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। देयर कैन बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इट इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कांग्रेस पार्टीज मैनिफेस्टो नोवेयर स्टेट्स दैट वी विल इवन थिंक अबाउट गिविंग रिजर्वेशन बेसिस ऑन रिलीजन। जो गरीब है, जो असहाय है, जो कमज़ोर है, जो पिछड़ा है, दबा कुचला है, आखिरी पंक्ति में खड़ा है, वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, उसको संविधान के तहत समर्थन सहायता देनी पड़ेगी, देना भी है। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, ये शगुफा बीजेपी ने छोड़ा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हमारा मैनिफेस्टो छपा है हिंदी में, अंग्रेजी में, उड़िया में, आप लोग पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। कर्नाटक में सर कर रहे हैं 4% का आरक्षण मिल रहा है, कहाँ पे? कर्नाटक में और तमिलनाडु में। धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने देश में आरक्षण लगाने की बात कभी नहीं करी है। हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और भगवान ने चाहा तो जीतेंगे। हेलो 10th एग्जामिनीज, आपण मैंने एमसी एक स्कूल खोजुचंती कि जोंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परिबे, तेबे टीएससी गुरुकुले जोग दियंतु जा एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।